इस कहानी के पिछले एपिसोड को आप हमारे चैनल पर विजिट करके सुन सकते हैं। अविराज उसकी बात का कोई जवाब नहीं दे रहा था। उसने अपने हाथ अविराज के कंधे पर रखा। जैसे ही कुछ कहने को हुई, अविराज ने उसका हाथ पकड़ के मरोड़ दिया। वायु की चीख निकल गई। अविराज की पकड़ उसकी कलाई पर बहुत ज्यादा मजबूत थी। वही ड्राइवर ने जैसे ही देखा, उसने गाड़ी का पार्टीशन ऑन कर दिया। वायु को अपनी कलाई में बहुत दर्द हो रहा था। वह अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, पर अविराज उसका हाथ नहीं छोड़ता। अविराज की आंखें बिल्कुल खून की तरह लाल थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी भी टाइम उसकी आंखों में से खून उतर सकता है। वायु रोते हुए बोली, आप हमारा हाथ छोड़ो ना, हमें दर्द हो रहा है, प्लीज छोड़ो। उसकी बात सुनकर अविराज गुस्से से चिल्लाते हुए बोला, क्या कहा तुमने? दर्द हो रहा है? तुम दर्द के बारे में कुछ जानते भी हो? जिसको तुम दर्द बोल रही हो कुछ मिनट में ठीक हो जाता है। जब असली चोट लगेगी ना, तब पता चलेगा दर्द होता क्या है। ये कहते हुए अविराज ने वायु का हाथ छोड़ दिया। वहीं वायु को तो उसकी बातें समझ में ही नहीं आ रही थी। किस दर्द की बात कर रहा है? उसने अपना हाथ देखा, जहां अविराज की उंगलियों की छाप पड़ चुकी थी। उसके हाथ पर लाल निशान बन चुका था। वहीं अविराज गुस्से से गहरी गहरी सांस ले रहा था। वो खुद को बहुत कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। उसने गुस्से से चिल्लाकर कहा, गाड़ी की स्पीड बढ़ाओ। पार्टीशन ऑन था। ड्राइवर ने अविराज की आवाज़ सुनी। उसने जल्दी से गाड़ी की स्पीड और बढ़ा दी। कुछ ही देर में उनकी गाड़ी सिंघानिया हाउस आकर रुकी। गाड़ी रुकते ही अविराज गाड़ी में से उतरकर तेज कदमों से घर के अंदर चला गया। वहीं वायु खुद में ही कुछ सोच रही थी। उसने अविराज के गुस्से में कई बार देखा था, पर आज उसको अविराज का गुस्सा बहुत अलग लग रहा था। ये सोचते हुए वायु भी गाड़ी से बाहर निकली और घर के अंदर आई। तभी सुनीता जी, जो अपने रूम से बाहर आई थी, उन्होंने वायु को देखा। उसे रोकते हुए बोली, प्यारी बहू रुको। वायु, जो सीढ़ी पर पैर रखने वाली थी, सुनीता जी की आवाज़ सुनकर उसके कदम रुक गए। उसने साइड में देखा। साइड के रूम से सुनीता जी आ रही थी। सुनीता जी वायु के पास आई। प्यार से अपना हाथ वायु के गाल पर रखते हुए बोली, हमारी प्यारी बहू सुबह सुबह कहाँ से आ रही है? तुम कहीं बाहर गई थी? और अविराज भी तो तुम्हारे साथ था? वायु उनके पैर छूते हुए बोली, हाँ, वो हमें अपने साथ लेकर गए थे। वो पापा की तबीयत खराब थी तो हमें उनसे मिलना था, इसीलिए। ये कहते हुए वायु ने अपनी नजरें झुका ली। सुनीता जी परेशान होते हुए पूछी, तुम्हारे पापा को क्या हुआ बेटा? अब वो ठीक तो है ना? उनकी बात सुन के वायु ने अपना हाँ में सिर हिला दिया। ये देखकर सुनीता जी कहा, अच्छा ठीक है, नेक्स्ट टाइम जब जाओ तो हमें भी अपने साथ लेकर जाना। हम भी आपके पापा से मिलकर आएंगे। वायु ने धीरे से जवाब दिया, जी ठीक है। वायु को सुनीता जी की बातों का जवाब देते हुए थोड़ा डर लग रहा था। उसने अपने दोस्तों से सुना था कि सास ऐसी होती है वैसी होती है, इसीलिए वायु थोड़ा आराम से ही बात कर रही थी। वहीं सुनीता की वायु को इस तरीके से जवाब देना, उसको घबराते हुए देखकर वो समझ गई थी कि वो नर्वस फील कर रही है। उन्होंने दोबारा से वायु की गाल पर हाथ रखकर प्यार से बोली, मेरी चाँद के चेहरे जैसी बहू का नाम क्या है? ये सुनकर वायु धीरे से बोली, आंटी, हमारा नाम वायु है। तभी वायु ने देखा सुनीता जो उसको अपनी छोटी आँखें करके देख रही है। ये देखकर वायु जल्दी से बोली कि क्या हुआ आंटी, आपको हमारा नाम पसंद नहीं आया? सुनीता जी मुँह बनाकर नाराज़गी से बोली, आपका नाम बहुत प्यारा है, बिल्कुल आपकी तरह। पर आपने हमें आंटी क्यों बोला? आप हमें अपनी माँ जैसा नहीं समझती? वायु जल्दी से बोली, नहीं आंटी, ऐसा नहीं है। फिर से आंटी सुनकर सुनीता जी का मुंह और बन गया। उन्होंने वायु की गाल पर प्यार से हाथ रखकर कहा, बेटा, हम आपकी माँ जैसी नहीं, हम आपकी माँ ही है। हमने जब आपको पहली नजर देखा था, हमने आपको बहू नहीं बेटी माना था। आप हमें आंटी मत बोलो। सुनीता जी की बात सुनकर वायु के चेहरे पर प्यारी सी स्माइल आ गई। उसने मुस्कुराते हुए कहा, जी मम्मी जी, हम समझ गए। सुनीता जी ने अपनी बाहें फैला के कहा, तो क्या अपनी माँ से गले नहीं मिलोगी? ये सुनते ही वायु की मुस्कान और लंबी हो गई। उसकी आंखों में हल्की सी नमी आ गई। वो जल्दी से उनके गले लग गई और उनसे कहने लगी, मम्मी जी, आप तो बिल्कुल भी खड़ूस सासू माँ की तरह नहीं हो। हमें आपसे पहले बात करते हुए बहुत डर लग रहा था। हमने हमारी फ्रेंडों से सुना था कि जब शादी हो जाती है तो सास बहू को टॉर्चर करती है, पर आप तो बिल्कुल वैसी नहीं हो। आप तो बहुत अच्छे हो। ये कहते हुए वायु उनसे अलग हुई। वायु की बात सुनकर सुनीता जी मुस्कुराते हुए बोली, ओ, इसीलिए आप पहले हमारी बात का जवाब हाँ ना में दे रही थी? अरे, आपकी फ्रेंड ना पागल है। हम क्यों अपनी प्यारी सी बहू को, अपनी प्यारी सी बेटी को परेशान करेंगे? हम तो उसे रानी बना कर रखेंगे, रानी। ये कहते हुए वायु के सर पर प्यार से हाथ फेरा और उससे बोली, अब आप जाइए, फ्रेश हो जाइए, थोड़ी देर बाद तैयार होके नीचे आना। आपको खाना बनाना आता है?
नहीं भी आता होगा तो कोई बात नहीं बेटा, हम पहली रसोई की रस्म कर देना, हम आपको बता देंगे मीठा कैसे बनाना है। सुनीता जी की बात सुनकर वायु जल्दी से बोली, नहीं मम्मी जी हमें आता है, माँ ने थोड़ा बहुत खाना बनाना सिखाया था। माँ हमेशा कहती थी सीख ले, बट हम ज़्यादा कुछ नहीं, पर थोड़ा बहुत बना लेते हैं। सुनीता जी मुस्कुराते हुए बोली, चलो ठीक है, तुम्हें जो आता हो तुम वो बना लेना, अब जल्दी से जाओ, अच्छे से तैयार होकर आओ। वायु ने हाँ में जवाब दिया, अपने रूम की तरफ चली गई। वायु जैसे ही रूम के अंदर आई, उसकी नज़र अविराज पर गई, जो टेबल के पास खड़ा था। उसके हाथ से खून निकल रहा था। उसने नीचे देखा, कांच के टुकड़े नीचे पड़े थे। कुछ देर पहले अविराज जब रूम में आया, वो गुस्से से पागल हो रहा था। उसने वाइन ग्लास में डालकर उसको पीने लगा। उसका चेहरा गुस्से से काँप रहा था। आज उसका गुस्सा हद पार कर रहा था। जिन्हें ये याद नहीं करना चाहता था, आज वायु के पापा की कही हुई बातों से उसको अपने अतीत की कुछ चीज़ें याद आ रही थी, जिसकी वजह से अपने गुस्से कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। उसकी पकड़ वाइन के गिलास पर मजबूत होती जा रही थी। उसकी पकड़ गिलास पर इतनी मजबूत हो गई कि उसके हाथों में ही टूटकर चकनाचूर हो गया, पर अविराज को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। वायु ने जैसे उसके हाथों से खून गिरता हुआ देखा, वो जल्दी से उसके पास आई। अपने काँपते हुए हाथों से अविराज का हाथ पकड़कर बोली, ये आपको चोट कैसे लग गई? अविराज के हाथ से हद से ज़्यादा खून निकल रहा था, जिसको देखकर वायु घबरा रही थी। अविराज ने एक झटके से अपना हाथ पीछे खींचा और उसी हाथ से वायु के जबड़े को पकड़ते हुए बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई थी मेरा हाथ पकड़ के अपने पापा के पास ले जाने की? बीवी बने एक दिन नहीं हुआ और ये बीवी वाली हक जताने लगी। भूलो मत अपनी औकात, खरीदा है तुम्हें, कॉन्ट्रैक्ट साइन करा है तुमने। जो मैं कहूँगा वो तुम्हें करना पड़ेगा, ना कि जो तुम कहोगे वो मैं करूँगा। वहाँ आना मेरी मर्ज़ी थी, जो मैंने तुम्हारे माँ-बाप के सामने बोला, वो भी मेरी मर्ज़ी थी। एएस अपनी मर्ज़ी से चलता है, ना कि दूसरों की मर्ज़ी से। ये कहते हुए अविराज वायु को गुस्से से देख रहा था, उसका चेहरा गुस्से से काँप रहा था। उसके कुछ ज़ख्म वायु के पापा की बातों से उभर गए थे। उसके पापा का विश्वास, उनके कहे हुए शब्द उसके कान में बार-बार गूँज रहे थे। वायु को अपने चेहरे पर दर्द हो रहा था। अविनाश के हाथों का खून उसके चेहरे पर लग चुका था। उसकी आँखों से आँसू बह रहे थे। वो कुछ कहना चाहती थी, पर अविनाश ने उसके चेहरे को कसकर पकड़ा हुआ था। अगर मरना नहीं चाहती तो दोबारा मेरी मर्ज़ी के बिना कुछ मत करना। ये कहते हुए अविनाश ने वायु का चेहरा छोड़कर टेबल पर रखी हुई वाइन की बोतल उठा के अपने होठों से लगा ली। एक सांस में उसने उस बोतल को पूरा ख़त्म कर दिया। फिर सोफे पर बैठकर उसने अपनी सिगरेट जलाई और अपने होठों को बीच दबा के उसके लंबे-लंबे कस भरने लगा। वायु तो रोते हुए बस अविराज को देखे जा रही थी। उसकी नज़र अविराज के हाथ पर थी, जहाँ से खून टपक रहा था। विराज की बात सुनकर उसे अविराज के करीब जाने से डर लग रहा था, पर वो ऐसे अविराज के हाथों से खून निकलता हुआ भी नहीं देख सकती थी। उसने अपने आंसू साफ किए और मेडिकल किट बॉक्स निकाल कर अविराज के पास आई। अविराज के बगल में ही बैठ गई। अविराज जो आंखें बंद करके सोफे पर टिककर सिगरेट के लंबे-लंबे कस भर रहा था, अपने हाथ पर फिर से वायु का हाथ महसूस कर अपनी आंखें खोलते ही वायु पर चिल्लाते हुए बोला, तुम ऐसे नहीं मानोगी। ये कहते हुए वायु को रोकने के लिए अपना हाथ उठा दिया, पर वो थप्पड़ वायु को लगता उससे पहले ही वायु ने थप्पड़ लगने के डर से अपनी आंखें कस के बंद कर ली। फिर जल्दी से बोली, प्लीज़ आपको हमें थप्पड़ मारना है, आप बाद में मार लेना। एक नहीं 2 मार देना, पर पहले हमें आपके हाथों से खून रोकने दीजिए। हमें इस पर पट्टी करने दीजिए। आपके हाथ से बहुत खून निकल रहा है, आपको दर्द हो रहा होगा। हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। हम ये नहीं देख सकते। देखिए ना आपको कितना दर्द हो रहा होगा। प्लीज़ हमें दवाई लगाने दीजिए। एक बार हमारी बात मान लीजिए प्लीज़, फिर आप जो कहेंगे हम करेंगे। देखिए ना आपके हाथों में से कितना खून निकल रहा है, इसमें कितना दर्द हो रहा होगा। ये कहते हुए उसने अपनी आँखें खोली। वही वायु की बात सुनकर अविराज का हाथ हवा में ही रुक गया था। वो एकटक वायु को देखने लगा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वायु उसके हाथ में पट्टी बाँधने के लिए ज़िद क्यों कर रही है। उसको पट्टी बाँधने के लिए उसे थप्पड़ भी खाने को तैयार थी। उसने अपना हाथ नीचे किया। वायु से कुछ नहीं कहा। अविराज को कुछ ना कहते हुए देखकर वायु ने उसका हाथ पकड़ा। अच्छे से कॉटन से साफ करके उसके हाथ पर दवाई लगाने लगी। जब वो अविराज के हाथ पर दवाई लगाती, वो खुद की आँखें कस के बंद कर लेती, जैसे उस दवाई से जलन उसको हो रही हो। वहीं अविराज वायु के चेहरे को देख रहा था। उसके गालों पर हल्का-हल्का अविराज के हाथ का खून लगा हुआ था। अविराज जो थोड़ी देर पहले अपनी अतीत की यादों को सोच-सोच कर गुस्से में था, वायु के अभी कहे हुए शब्द से उसका गुस्सा सारा चला गया था। एकदम शांत हो चुका था। अब वायु की कही हुई बातें उसके मन में चल रही थी।
आप हमें 2 थप्पड़ मार लेना, पर पहले हमें आपके हाथ पर दवाई लगाने दीजिए। आपको कितना दर्द हो रहा होगा, ये बातें उसके दिमाग में चल रही थी। वो वायु को बस देखे जा रहा था, जो बड़े ध्यान से उसके हाथ पर पट्टी कर रही थी और उसकी आँखों से अविराज की चोट को देखकर आँसू निकल रहे थे। वायु ने अविराज के हाथ की पट्टी करी। जैसे ही सोफे से उठने को हुई, अविराज उसी हाथ से एक झटके में वायु को कमर से पकड़ के अपनी गोद में बिठा लिया। वायु हैरानी से बोली, आप क्या कर रहे हैं? आपके हाथ में चोट लगी है, आपने इसी हाथ से हमें पकड़ लिया। हाथ हटाइए ना, फिर से आपको दर्द होगा, फिर से हाथ में से खून आ जाएगा। वायु अभी इसके आगे कुछ कहते अविराज ने अपने फिंगर उसके होठों पर रख दी, जिससे वायु चुप हो गई, पर उसकी आंखों ने बोलना स्टार्ट कर दिया। उसकी आंखों की पलकें बार-बार झपकने लगी थी। अविराज वायु की समुद्र जैसी आंखों में ही देख रहा था। वायु की वो ग्रे आइज़ जो रोने की वजह से और भी खूबसूरत लग रही थी। अविराज धीरे-धीरे अपना चेहरा वायु के चेहरे पर झुका रहा था। उसकी अंगुली अभी भी वायु के होठों पर रखी हुई थी। वायु तो अविराज को टुकुर-टुकुर देखे जा रही थी। उसकी धड़कनों ने शोर मचाना शुरू कर दिया था। उसको खुद नहीं पता था, अविराज जब भी उसके करीब आता है तो उसकी हार्ट बीट क्यों इतनी तेज हो जाती है, जिसका शोर बाहर तक सुनाई देता है। अविराज अपने होठ वायु के होठों तक लेकर आया, जहाँ उसकी उंगली अभी भी रखी हुई थी। अब वो उंगली दोनों के होठों के बीच में थी। दोनों की सांस दोनों ही एक दूसरे के होठों पर महसूस कर सकते थे। अविराज ने वायु के होठों पर गर्म सांस छोड़ते हुए कुछ लफ्ज कहे। अब एहसास से छाने लगे, ये तो हद है। लफ्ज माने में छिपाने लगे, ये तो हद है। ये कहते हुए अविराज ने अपने फिंगर वायु के होठों से हटाए और उसके होठों को अपने होठों की गिरफ्त में ले लिया। जैसे ही वायु को अपने होठों पर अविराज की होठ महसूस हुई, उसकी आंखें बंद हो गई। उसके हाथ खुद ब खुद अविराज के कंधे पर आ गए और अब कंधे से होते हुए उसका हाथ अविराज के बालों में चलने लगे। उसे खुद भी पता नहीं चलता, वो पूरी तरह से अविराज में हमेशा पिघल जाती थी। इस एहसास को खुद भी नहीं जानती थी। अविराज के हाथ भी साड़ी में से जाती हुई वायु की कमर पर चल रहे थे। ऐसा लग रहा था अविराज के हाथ इस कदर वायु की कमर पर चल रहे थे, जैसे कमर की हर एक इंच को अपने हाथों से नाप रहा हो। अविराज ने हल्का सा वायु की कमर पर दबाव बनाया और खुद से एकदम चिपका लिया। अविराज ने अभी भी वायु को किस करना शुरू नहीं किया था, बस उसकी होठों को अपनी होठों की गिरफ्त में ले रखा था। वहीं वायु एकटक जो अविराज के कुछ अल्फाजों को सुनकर अपने होठों पर अविराज के होठों को महसूस करके वो पूरी तरह से उन एहसासों में खो गई थी। वायु तो अविराज में पूरा बहक चुकी थी। वो भी उसको रिस्पॉन्स करने लगी थी। वायु की तरफ से रिस्पॉन्स मिलते ही अविराज उसको और भी ज़्यादा डीप किस करने लगा। तभी कुछ कदमों की आहट गेट पर हुई। अविराज ने बिना आँख खोले ही एक हाथ वायु की कमर से हटाकर गेट पर खड़े हुए इंसान को जाने का इशारा किया। वहीं घर का नौकर, जो सुनीता जी के कहने पर वायु को बुलाने आया था, गेट खुला होने की वजह से उसने जैसे ही सामने नज़ारा देखा और अविराज के हाथ का इशारा देखा, उसका गला सूख गया। उसने अपना चेहरा जल्दी से घुमा लिया और बिना कुछ कहे वापस चला गया। भाइयों को तो कुछ भी पता नहीं चला। वो तो अविराज में पूरी तरह से पिघल चुकी थी। अविराज जो कर रहा था, वो भी उसकी कार्बन कॉपी की तरह उसका साथ दे रही थी। अविराज जब भी उसकी अपर लिप्स को किस करता, तो वायु भी उसकी अपर लिप्स को किस करने लगती। 10 मिनट तक जब अविराज ने वायु को नहीं छोड़ा, तो अब वायु को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। उसके हाथ जो विराज के बालों में चल रहे थे, अब उसके कंधे पर कस गए थे। उसको खुद से अलग करना चाह रही थी। उसे अपने अंदर ऑक्सीजन की कमी महसूस हो रही थी। अपने कंधे पर वायु के हाथों को महसूस करके ऐसे खुद से दूर जाने की कोशिश करता देख अविराज डिस्टर्ब हो रहा था। उसने वायु के दोनों हाथों को अपने एक हाथ में ले लिया, एक हाथ वायु के सिर के पीछे लगा दिया था। अब वो उसको फ्रेंच किस करने लगा। 5 मिनट और किस करने के बाद अविराज ने लोअर लिप्स को हल्का सा बाइट करके छोड़ा, पर अभी भी उसके होठों से ज़्यादा दूर नहीं हुआ। उसकी नज़र अपने कोहिनूर पर थी। उसने कोहिनूर को चूम लिया और उसके चेहरे से दूर होकर वायु को देखने लगा। अविराज की पकड़ से छूटते-छूटते ही वायु अपने सीने पर हाथ रखकर अपनी सांसों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। गहरी-गहरी सांस ले रही थी। इन सांसों की गर्माहट अविराज के फेस तक जा रही थी, जो अविराज अपने चेहरे पर अच्छे से महसूस कर सकता था। वो नौटी नज़रों से वायु को देखते हुए बोला, बेबी गर्ल, ये तुम्हारी हार्ट बीट इतनी स्पीड से क्यों चल रही है? और ये तुम्हारी गर्म सांसें इतनी गर्म क्यों पैदा कर रही है? बेबी गर्ल, जिससे मेरा चेहरा भी तप रहा है। अब तक वायु ने खुद को संभाल लिया था। अविराज की बात सुनकर वो अविराज को गुस्से से घूरते हुए बोली,
क्या आप हमारे साथ एक बार डॉक्टर के पास चलेंगे? वायु की बात सुनकर अविराज ने कोई जवाब नहीं दिया। वो देखकर वायु मुँह बनाकर फिर से बोली, वो क्या है ना, हमें आपको डॉक्टर के पास ले जाकर आपका अच्छे से चेकअप करवाना है। देखना है आपके अंदर कितनी ऑक्सीजन की कमी है और कितनी नहीं। जितनी भी आपके अंदर ऑक्सीजन की कमी होगी, हम उनसे एक पाइप माँगेंगे और एक ऑक्सीजन का सिलेंडर भी। ये सुनकर अविराज वायु को अजीब नज़रों से देखते हुए बोला, क्या करोगे उन सामानों का? क्या तुम्हें रात को मुँह में लेकर सोने की आदत है? आई मीन पाइप को। ये कहते हुए अविराज के होठों पर एक शरारती मुस्कान थी। वायु ने अविराज की बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और जल्दी से बोली, अरे हम रोज़ रात को आपके मुँह में पाइप को डालकर उसके थ्रू ऑक्सीजन आपके अंदर एंटर करेंगे ताकि आप हमारा ऑक्सीजन ना ले पाएँ। हद है, कितनी ऑक्सीजन की कमी है आपके अंदर? आपने हमारा सारा ऑक्सीजन अपने अंदर ले लिया। ऐसे कौन बार-बार ऐसे किस करता है? ये किस करने के बहाने से ही ऑक्सीजन लेना है। आपको अब हम ये सिलसिला ही ख़त्म कर देंगे। आप एक बार डॉक्टर के पास चलिए। वायु की बात सुनकर अविराज मुस्कुराते हुए बोला, बेबी गर्ल, शायद तुमने अच्छे से नोटिस नहीं करा। नेक्स्ट टाइम मुझे फ़ील करने से ज़्यादा एक बार नोटिस करना बेबी गर्ल, मैं तुम्हारा ऑक्सीजन नहीं लेता। बेबी गर्ल, मैं तुम्हें अपना ऑक्सीजन देता हूँ। इस कदर देता हूँ तुम खुद की साँसों को भूलकर मेरी ऑक्सीजन को महसूस करती हो। बेबी गर्ल, ये कहते हुए अविराज ने अपनी एक आँख मार दी। वायु जल्दी से बोली, नहीं, आप झूठ बोल रहे हो। हमारे अंदर हमारा ऑक्सीजन एकदम परफेक्ट है। आपके अंदर आपका ऑक्सीजन कम है, इसीलिए आप हमारा लेते हो। हम एकदम ठीक है। देखो, हम नॉर्मल सांस ले रहे हैं। आप ही हैं जो हमारे पास आकर हमारा ऑक्सीजन लेते हो, जिससे हमारी सांस हलक में अटक जाती है। वायु इसके आगे कुछ बोलती, उसको फिर से उसे अपने होठों पर अविराज की गर्म सांसें महसूस हुई। अब उसकी सांस अविराज की सांसों से टकरा रही थी। अविराज ने अपना चेहरा वायु के होठों के करीब लेकर आ रहा था। वायु की सांस जो अविराज की सांसों से टकरा रही थी, अब वो थम चुकी थी। अपनी सांसों से ज़्यादा उसे अब अविराज की सांस अपने अंदर तक महसूस हो रही थी, जिससे उसका रोम रोम तक मचल रहा था। अविराज ने अपने होठ वायु के होठों से टच नहीं किए थे, सिर्फ 1 इंच के फासले में ही रोक दिए थे। वह वैसे ही इंटेंस वॉइस में बोला, बेबी गर्ल, क्या हुआ? अभी तो मैंने तुम्हारे इन लबों को छुआ तक नहीं। तुम्हारा ऑक्सीजन तो कहीं गायब हो गया बेबी गर्ल। तुम्हारे अंदर जो ये हलचल मची हुई है, ये मेरी सांसों की हलचल है। अभी तो मैंने अपना ऑक्सीजन तुम्हारे अंदर तक नहीं उतारा, सिर्फ महसूस करवाया, तो तुम्हारी ये हालत है। जो हल्का सा मेरा सांस तुम्हारी होठों से टच हुआ नहीं, देखो बेबी गर्ल, महसूस करो अंदर तक उतर कर ऑक्सीजन का काम करने लगी। ये कहते हुए उसने वायु के होठों को हल्का सा चूम लिया और पीछे हो गया। अविराज ने जैसे ही वायु के होठों को टच किया, वायु की आंखें खुद ब खुद बंद हो गई। उसके मुंह से धीरे से निकला, मिस्टर ऑक्सीजन। ये कहते हुए उसने अपनी आंखें खोली। देखा तो अविराज कलर स्माइल फेस पर लिए हुए उसी को देख रहा था। वायु के लबों से मिस्टर ऑक्सीजन सुनकर अविराज के होठों पर कलर स्माइल थी। वायु तो अभी भी अविराज की बातों में खोई हुई थी, उसी को ही देखे जा रही थी। उसका चेहरा पहले किस करने की वजह से लाल था और अब अविराज की इन बातों को सुनकर उसका पूरा चेहरा टमाटर की तरह लाल हो चुका था। वायु के चेहरे को देखते हुए अविराज तिरछा मुस्कुराकर बोला, बेबी गर्ल, अभी तो सिर्फ तुम्हारा चेहरा लाल हो रखा है, सिर्फ मेरी कुछ गर्म सांसों से। अगर तुम कुछ देर और ऐसे ही मेरी गोद में बैठी रही तो कसम से तुम्हारे पूरे बदन की रंगत बदल जाएगी। ये कहते हुए अविराज ने वायु के खुले पेट पर चुटकी काट ली, जिससे वायु की आह निकल गई और जल्दी से हड़बड़ाकर बोली, वो मुझे मम्मी जी ने नीचे बुलाया था, मुझे जल्दी से तैयार होकर नीचे जाना है। ये कहते हुए पलट कर ड्रेसिंग रूम की तरफ जाने लगी। जाते जाते अपने सीने पर हाथ रखकर धीरे से बोली, ये सच में मिस्टर ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन, ये कहते हुए उसकी हार्ट बीट बहुत तेज थी। अविराज ने फिर से वायु के मुंह से सुन लिया था, मिस्टर ऑक्सीजन, जिसे सुनकर उसकी होठों की मुस्कान और भी लंबी हो गई। वायु जैसे ही गेट के पास पहुंची, उसके कानों में अविराज की आवाज़ सुनाई दी, बेबी गर्ल। ये सुनकर उसके कदम वहीं रुक गए। अविराज सोफे से खड़ा हुआ अपने दोनों हाथ पैंट की पॉकेट में डालते हुए वायु के पास आया। वहीं वायु की सांस फिर से तैयार थी अविराज को अपने इतने करीब देखकर रुकने को। अविराज बिल्कुल वायु के पीछे आकर खड़ा हुआ और कानों के पास झुक के धीरे से अट्रैक्टिव वॉइस में बोला, बेबी गर्ल, मुझे तुम्हारे लबों से अपना ये यूनिक नेम मिस्टर ऑक्सीजन पसंद आया। ये कहते हुए वायु के कानों पर फूंक मारी और रूम से बाहर चला गया। वहीं अविराज के जाते ही वायु खुद से ही बोली, ये हमें क्या हो रहा है? ये जब जब हमारे पास आते हैं, हमारी सांस हमारी क्यों नहीं रहती, इनके हिसाब से क्यों चलती है? ये हमें हो क्या रहा है? ये सोचते हुए वायु अपने नाखून चबाने लगी। तभी उसको दोबारा से सुनीता जी की बात याद आई। वो जल्दी से ड्रेसिंग रूम के अंदर चली गई। कुछ देर बाद वायु तैयार होकर नीचे आ गई थी। अपनी पहली रसोई की रस्म कर रही थी।
कुछ सर्वेंट उसकी हेल्प कराने के लिए वहीं पर खड़े थे। जो उसको सामान चाहिए था वो उसको दे रहे थे। वायु सबके लिए केसर वाली खीर बना रही थी। वही अविराज अपने रूम में से निकल के सीधा अपने स्टडी रूम में आया। कुछ देर उसने कुछ इंपॉर्टेंट काम किया, फिर वॉशरूम में चला गया। हमेशा उसके कुछ कपड़े स्टडी रूम में भी रहते थे। वो वहीं से तैयार होकर रूम से निकलकर सीधा नीचे आया। सुनीता जी जो हॉल में बैठी थी, अविराज को देखकर उसके सामने आकर खड़ी हो गई। अपनी मॉम को अपने सामने खड़ा देखकर अविराज समझ गया था सुनीता जी उसके सामने क्यों खड़ी हुई है। अविराज आज ज़ीरो एक्सप्रेशन के साथ बोला, मॉम जो कहना है जल्दी बोलिए, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, मेरे इंपॉर्टेंट मीटिंग है। सुनीता जी अविराज की तरफ देखते हुए बोली, बेटा क्या आप नहीं जानते हम क्या जानना चाहते हैं? आप भी अच्छे से जानते हैं कि हम क्या जानना चाहते हैं। हमें जानना है आपने अचानक से शादी कैसे कर ली? माना कि हम चाहते थे आप शादी करें, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़े, पर ऐसे एक दिन में क्या आपने ज़बरदस्ती शादी की है? उनकी बात सुनकर अविनाश थोड़ा गुस्से से बोला, मॉम आपकी प्रॉब्लम क्या है? पहले आप खुद चाहती थी मैं शादी कर लूँ, ये जानते हुए भी कि मुझे शादी प्यार मोहब्बत इश्क मेरे लिए सब एक दिखावा है, खिलवाड़ करने की चीज़ होती है। आप लोगों को बहुत विश्वास होता है झूठी शादी प्यार मोहब्बत इश्क की नातों पर। तो अब शादी हो गई, आपको ये शादी माननी है तो मानिए, नहीं मानी तो अब बोलिए। मुझे एक सेकंड भी नहीं लगेगा उसे घर से निकालने में। अगर आप चाहती है तो मैं अभी इसी वक्त उसे घर से निकाल देता हूँ। अविराज की बात सुनकर सुनीता जी हैरानी से अविराज की तरफ देखने लगी। वहीं किचन के गेट के पास वायु खड़ी थी, जिसकी आंखों में नमी थी। उसके हाथ में खीर का भरा हुआ बाउल था। अविराज की बात सुनकर सुनीता जी को थोड़ा गुस्सा भी आ रहा था, पर वो ये भी जानती थी कि अगर अविराज वायु को घर से बाहर निकालने के लिए कह रहा है तो वो ये भी कर सकता है। उसके बाद वो उनकी भी नहीं सुनेगा। ये सोचकर उन्होंने एक गहरी सांस ली और अविनाश की तरफ देखते हुए बोली, अच्छा ठीक है, हम कुछ नहीं कह रहे हैं, हम खुश हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गए हैं। बस हम इतना चाहते हैं कि इस रिश्ते को दिल से निभाइए। आपने चाहे शादी जैसी मर्जी की हो, पर अब इस शादी के बंधन को आप ईमानदारी से निभाइए, क्योंकि हमने उस बच्ची की आंखों में उसकी मासूमियत देखी है। सुनीता जी ने इतना ही कहा था कि अविराज ने उनकी बात बीच में ही काटते हुए बोला, मॉम अगर आपकी बातें ख़त्म हो गई हो तो मुझे ऑफिस जाना है। ये बोलकर उनकी साइड से निकल के जाने लगा। ये देखकर सुनीता जी जल्दी से बोली, पर बेटा थोड़ी देर रुक जाओ, वायु ने आज पहली रसोई बनाई है, कुछ खाकर जाओ। अविराज ने उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो सीधा घर से बाहर चला गया। अविराज के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। वो सीधा अपनी गाड़ी में बैठा। उसके बैठते ही ड्राइवर ने जल्दी से गाड़ी स्टार्ट कर दी। उसके पीछे उसके बॉडीगार्ड की गाड़ी भी निकल चुकी थी, जो हमेशा उसके साथ तो रहते थे पर कभी भी उसके आसपास नहीं दिखते थे। वो हमेशा थोड़ी दूरी पर ही रहते थे। वायु अभी भी अपनी जगह पर खड़ी थी। उसने अविराज और सुनीता जी की बातें सुन ली थी। अविराज की बातों का उसे बुरा लग रहा था। उसे अपने दिल में एक दर्द सा महसूस हो रहा था और ये क्यों हो रहा था वो खुद भी नहीं जानती थी। तभी उसकी नज़र सुनीता जी पर गई, जो डाइनिंग टेबल की तरफ आ रही थी, जो किचन की तरफ ही था। वायु ने जल्दी से अपनी आंखों की नमी को छुपाया और मुस्कुराते हुए डाइनिंग टेबल के पास आने लगी। वायु ने खीर का बाउल डाइनिंग टेबल पर रखा। सुनीता जी डाइनिंग टेबल पर चेयर पर आकर बैठी। मुस्कुराते हुए वायु की तरफ प्यार से देखते हुए बोली, क्या बनाया आज हमारी प्यारी बहू ने अपनी पहली रसोई की रस्म में? वायु मुस्कुराते हुए बोली, मम्मी जी हमने खीर बनाई है, आप खाकर देखिए कैसी बनी है। ये कहते हुए उसने एक कटोरी में खीर डालकर सुनीता जी के सामने रख दी। टेबल पर वायु उनके पास ही खड़ी थी। उसे अपना सर भारी भारी लग रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसको हल्के हल्के चक्कर आ रहे हों। तभी उसके कानों में सुनीता जी की आवाज़ सुनाई दी, जो खीर खाते हुए बोली, बेटा तुमने तो खीर बहुत अच्छी बनाई है। तुमने खीर इतनी अच्छी तरीके से बनाई और तुम कह रही हो तुम्हें खाना थोड़ा बहुत बनाना आता है। हमने तो आज से पहले इतनी अच्छी खीर कभी नहीं खाई। सुनीता जी की बात सुनकर वायु मुस्कुराते हुए बोली, मम्मी जी वो हमने माँ से सीखा था ये खीर बनाना। आपको सच में पसंद आई? अरे बेटा पसंद आई, हमें बहुत पसंद आई। इस बात पर तुम्हें एक अच्छा सा नेक देना तो बनता है। ये कहते हुए वो चेयर से खड़ी हुई, एक नौकर से बोलकर अपने रूम में से कुछ मंगवाया और वायु के हाथों में देते हुए बोली, ये लीजिए हमारी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट। वायु जल्दी से बोली, नहीं मम्मी जी हमें ये नहीं चाहिए, आप अपना आशीर्वाद दीजिए वही काफ़ी है, हम ये नहीं रखेंगे। ये कहते हुए बॉक्स उनको वापस करने लगी। सुनीता जी उनके गाल पर प्यार से हाथ रखते हुए बोली, बेटा जब माँ कुछ देती है तो उसको रख लेना चाहिए, इससे हमारा आशीर्वाद समझ कर ही रखिए और इसको आज शाम की पार्टी में पहनना, आप पर बहुत अच्छा लगेगा। ये कहते हुए
हुए उन्होंने वो बॉक्स खोल के वायु को दिखाया। उसमें एक प्यारा-सा नेकलेस था जो गोल शेप में पतला-सा डायमंड नेकलेस था। नेकलेस को देखकर वायु जल्दी से बोली, "मम्मी जी, ये तो बहुत महँगा है, हम ये नहीं ले सकते, आप कुछ और दे दीजिए हमें।" "बेटा, आपके सामने इसकी कीमत कुछ भी नहीं है और हम प्यार से दे रहे हैं, आप इसे रख लीजिए, वरना हमें बुरा लगेगा और इसको शाम की पार्टी में ज़रूर पहनना।" उनकी बात सुनकर वायु अब मना नहीं कर पाई। वो उनसे नेकलेस लेते हुए बोली, "मम्मी जी, शाम को पार्टी में हमें कहीं जाना है क्या?" वायु की बात सुनकर सुनीता जी मुस्कुराते हुए बोली, "नहीं बेटा, हमें किसी की पार्टी में नहीं जाना। हमने तुम्हारे और अविनाश के लिए रिसेप्शन पार्टी रखी है। आखिर हमें भी तो दिखाना है, हमारी प्यारी सी बहू कौन है।" रिसेप्शन की बात सुनकर वायु ने कुछ नहीं बोला। उसको समझ नहीं आ रहा था कि उसको क्या बोलना चाहिए। इसीलिए उसने अपनी नज़रें चुरा ली। वायु की नज़रों को झुका हुआ देखकर सुनीता जी उसके हाथ पर हाथ रखकर बोली, "बेटा देखो, हमें नहीं पता आप दोनों ने शादी कैसे की है, पर हम आपको एक बात बताएँ, हमारा अविनाश बहुत अच्छा है, बस गुस्सा उसको जल्दी आता है। आप उसको समझने की कोशिश करो, शादी एक बार होती है बेटा, बार-बार नहीं होती। हम चाहते हैं आप इस शादी के बंधन को पूरे दिल से निभाइए और हमें पूरा यकीन है, अगर हमारे अविनाश को कोई सँभाल सकता है तो वो आप ही हैं।" वायु उनकी बात चुपचाप से सुन रही थी। उसने कोई जवाब नहीं दिया। ये देखकर सुनीता जी ने वायु के गाल पर प्यार से हाथ रखकर बोली, "हम जानते हैं, प्यार तो आप दोनों एक-दूसरे से करते नहीं, ज़रूर कोई ना कोई मजबूरी रही होगी, जो आपने अविनाश से शादी के लिए हाँ करी होगी। और हम ये भी जानते हैं, अगर हम आपसे कुछ पूछेंगे तो आप हमें बताएँगी नहीं, इसीलिए हम आपसे कुछ भी नहीं पूछेंगे। पर हम इतना ज़रूर कहेंगे, बेटा रिश्ता चाहे जैसे भी हालात में बने हों, आप दोनों की डोर आपस में बंध चुकी है। किस्मत ने जब आपको इस डोर में बाँधा है तो आप इस डोर को टूटने मत देना, इसको और मजबूत बनाना।" ये कहते हुए उन्होंने प्यार से वायु के माथे को चूम लिया। वायु की आँखों में नमी आ गई थी। वो धीरे से बोली, "हम पूरी कोशिश करेंगे।" सुनीता जी उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोली, "हमें पूरा विश्वास है आप पर।" ये कहते हुए उन्होंने वायु की आँखों में देखा। उसकी ग्रे-ग्रे आइज़ में मोटे-मोटे आँसू आ गए थे। अपने हाथों से वायु के आँसू साफ करते हुए बोली, "बेटा सॉरी, हमने तो आपको रुला दिया। मैं अपनी प्यारी बहू की खूबसूरत आँखों में आँसू बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे। चलिए अब रोना बंद कीजिए और हमारा एक काम कीजिए, हमने जो शाम को पार्टी रखी है, हम अविनाश को बताना भूल गए। आपने जो खीर बनाई है, ये उसके लिए ऑफ़िस लेकर जाइए और उसको बता देना कि हमने शाम को रिसेप्शन पार्टी रखी आप दोनों की।" उनकी बात सुनकर वायु परेशान होते हुए बोली, "पर मम्मी जी, हम कैसे जाएँ? आप किसी और के हाथ भिजवा दीजिए ना प्लीज़।" वायु को मना करते हुए देखकर सुनीता जी समझाते हुए बोली, "बेटा, आप उनकी पत्नी हो, अगर आप लेकर नहीं जाओगी तो कौन जाएगा? हमें कुछ नहीं सुनना, आप जाइए उनके लिए ये लेकर और उनको बता देना शाम को जल्दी घर आएँ।" ये कहते हुए उन्होंने नौकर से बोलकर खीर को पैक करवाया और वायु के हाथ में देते हुए बोली, "लीजिए, बाहर गाड़ी होगी, ड्राइवर आपको ऑफ़िस ले जाएगा।" वायु ने अब कुछ नहीं कहा। वो घर से बाहर आकर गाड़ी में बैठी और ऑफ़िस के लिए चली गई। पर रास्ते में भी उसको अपना सर भारी-भारी लग रहा था। वो बार-बार अपने सर पर हाथ रख रही थी। कुछ देर बाद गाड़ी ऑफ़िस के सामने आकर रुकी। वो गाड़ी से बाहर निकली। अब उसको समझ में नहीं आता वो किस तरफ जाए। अविनाश के केबिन के फ्लोर पर जाना किसी को भी अलाउड नहीं था। पर अब उसको अविनाश की केबिन की तरफ तो जाना ही था। वो जैसे ही लेफ्ट एरिया की तरफ जाने लगी तभी पीछे से उसके कानों में उसके दोस्त रवि की आवाज़ आई। उसने पीछे पलट के देखा तो रवि उसी की तरफ आ रहा था। वहीं रवि वायु को देखकर एकदम से उसके पास आया और बोला, "वायु तुम कहाँ थी? जब से तुम ऑफ़िस से गई थी मैंने कई बार तुम्हारा फ़ोन ट्राई किया, पर तुम्हारा फ़ोन नहीं मिल रहा था। तुम्हें पता है मैं कितना परेशान हो रहा था और मैं अंकल आंटी से भी मिलकर आया हूँ। अंकल तो अब बिल्कुल ठीक है। मैं बहुत खुश हूँ कि तुम्हारे पापा का ऑपरेशन हो गया। अब वो बिल्कुल ठीक है।" वायु हल्का-सा मुस्कुराते हुए बोली, "हाँ रवि, पापा अब ठीक है। क्या पता कुछ दिन में पापा वापस घर भी आ जाए। और हाँ रवि, थैंक यू, तुमने मेरा बहुत साथ दिया। मुझे कुछ ही दिन हुए थे इस ऑफ़िस को जॉइन किए हुए। तुम कुछ दिन में मेरे इतने अच्छे दोस्त बन गए।" ये कहते हुए वायु ने अपने सर पर हाथ रख लिया। अब उसकी आँखें धीरे-धीरे बंद हो रही थी। वायु को ऐसे सर पर हाथ रखते हुए देखकर रवि की नज़र जब उसकी मांग पर गई, वो हैरान हो गया। उसकी आँखें एकदम से बड़ी हो गई। वायु के गले की तरफ देखा, उसके गले में मंगलसूत्र देखकर रवि ने जब वायु को ऊपर से नीचे तक देखा तो वायु ने लाइट ब्लू कलर की साड़ी पहनी हुई थी। एक शादीशुदा लड़की की तरह उसको देखकर उसको अपने दिल में कुछ टूटा हुआ सा महसूस हुआ। रवि को वायु पहली नज़र में ही पसंद आ गई थी। वो मन ही मन वायु को प्यार करने लगा था, पर अब वायु को शादीशुदा लड़की के रूप में देखकर उसका दिल टूट गया था। रवि अभी भी ये सोच ही रहा था, तभी उसके कानों में कुछ गिरने की आवाज़ आई। उसने नीचे देखा तो जो वायु ने टिफ़िन बॉक्स का बैग पकड़ा था वो नीचे गिर
हुआ था, तभी उसकी नज़र वायु पर गई जिसमें उसने सर पर हाथ रखा हुआ था। उसकी आँखें भी बंद थी, वो खुद भी नीचे गिरने वाली थी। वो नीचे गिरती उससे पहले ही रवि ने उसको अपनी बाहों में सँभाल लिया। तभी उसे अपने पीछे से गुस्से से भरी आवाज़ उसके कान में सुनाई दी, यहाँ क्या हो रहा है? गुस्से से भरी आवाज़ को सुनकर एक सेकंड के लिए रवि भी डर गया। उसने अपना सर पीछे घुमा के देखा तो अविराज अपनी लाल आँखों से उसे ही देख रहा था। उसके पीछे उसका असिस्टेंट राघव भी खड़ा था। अभिलाष तेज कदमों से चलता हुआ रवि के सामने आकर खड़ा हुआ। गुस्से से उसकी आंखों से आग बरस रहा था। अभिलाष एक नज़र वायु को देखा जिसका सर रवि की बाजू पर और उसकी आंखें बंद थी। रवि ने उसे कमर से पकड़कर थाम रखा था। अपने सामने अविनाश को देखकर रवि थोड़ा सा घबरा गया। वह जल्दी से बोला, सर वो पता नहीं कैसे वायु बेहोश हो गई, मैं अभी इसको हॉस्पिटल लेकर जाता हूँ। इतना बोलकर वह जैसे ही वायु को पूरी तरह से अपनी गोद में उठाने लगा, उसका दूसरा हाथ वायु को टच होता उससे पहले ही अविराज ने एक झटके से वायु को अपनी तरफ खींचकर गोद में उठा लिया और बिना कुछ पहले हुए सीधा लिफ्ट के अंदर चला गया। पर उसकी आंखें बहुत कुछ बता रही थी। वहीं रवि को तो कुछ पता ही नहीं चला। वो तो अपने हाथ की तरफ देखता ही रह गया। ये सब अविराज ने इतनी जल्दी किया कि रवि को तो कुछ समझ में ही नहीं आया। राघव भी आगे की साइड आया। उसने नीचे पड़ा हुआ टिफिन बैग उठाया। वो भी अविराज के पीछे जाने लगा। उसे देखकर रवि जल्दी से बोला, ए सर, वायु को इस तरह से अपने साथ क्यों लेकर गए? वो बेहोश हो गई थी, मुझे उसको डॉक्टर के पास लेकर जाना था। उसकी बात सुनकर राघव उसे देखते हुए बोला, आज तुमने जो गलती की है मुझे नहीं पता उसका नतीजा क्या होगा, पर अगर जिंदा बचे तो। प्यारे व्यूवर्स, अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिए और आपको ये कहानी कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट ज़रूर करें। और ये कहानी आप कहाँ से सुन रहे हैं, अपने विलेज का या टाउन का नाम ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।